नमस्कार में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के एक साल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्लोगन दिया है, साल एक फैसले अनेक। तो हम चर्चा करेंगे एक साल बनाम प्रतिपक्ष के 52 आरोपों की चार्जशीट। क्या खास बात है इस साल में, और आरोप जो लगाए जा रहे हैं प्रतिपक्ष के वो क्या खास हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं एक बार आपको मजमून दिखाना चाहूंगा कि क्या खास है आज का हमारा मजमून, और उसके बाद में लौटता हूं हमारे पैनलिस्ट के पास। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल में निरोगी राजस्थान का सपना देखते हुए एक चुनौती को स्वीकार किया है। गहलोत ने साफ कहा है कि अगर जागरूक रहेंगे तो प्रदेश में बीमारी ही नहीं होगी। इसमें आम जन से ही सहयोग की अपील की है। निरोगी राजस्थान के लिए दौड़ का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र के आधार पर 24% काम पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश में युवा किसान आमजन खुशहाल रहे, यह उनका सपना है। सरकार को बने हुए एक साल होने के उपलक्ष्य में आपने देखा होगा, हमने निरोगी राजस्थान की दौड़ के साथ में शुरुआत करी है। पूरा प्रयास है कि जन जन के सहयोग से, सभी के सहयोग से, गैर सरकारी सरकारी जो हमारे लोग हैं उन प्रदेशवासियों सहयोग से संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सरकार चलाएं। एक साल पूरा हुआ है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति करी है। गहलोत ने अपने पहले साल के कार्यक्रमों में युवा किसान महिलाओं को तरजीह दी और पहले दिन जयपुर के विद्याधर नगर में किसान सम्मेलन आयोजित कर किसान कल्याण कोष, वहीं एग्रो प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट पॉलिसी, जैविक खेती समेत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा है, देश और प्रदेश में किसान का खुशहाल रहना जरूरी है। कांग्रेस ने एक झटके के अंदर जागीरदार थे, जमींदार थे, जमीनों मालिकों को करते थे। एक झटके में कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर किसानों को मालिक बना दिया। जो जोतेगा वो किसान मालिक होगा। सरकार के एक साल पूरा होने पर सरकार के 17 विभागों ने जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। गहलोत ने कहा कि 503 में से 119 जन घोषणा पूरी है और 213 पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने आर्थिक परेशानियां हैं, लेकिन जनहित में धन की कमी नहीं आने देंगे। इस बार फिर सरकार बनाई आपने, हमने फिर कहा 5 साल को दरें बढ़ेगी तो सरकार भरपाई करेगी, किसान बाहर नहीं पड़ेगा। उधर भाजपा ने सरकार के एक साल पूरा होने पर जयपुर समेत प्रदेश के कई स्थानों पर 52 सप्ताह के 52 आरोपों को चार्जशीट में मीडिया के सामने जारी किया है। इस सरकार का टाइटल है एक साल बेमिसाल, और मुझे लगता है कि एक साल बदहाल राजस्थान ये टाइटल देंगे तो उपयुक्त होगा। मेरी नजर में हर मोर्चे पर पूरे तरीके से ये विफल सरकार एक साल के जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती। भाजपा ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि सरकार के 365 दिन की 365 आरोपों की चार्जशीट जारी की जाएगी, लेकिन भाजपा 52 आरोप ही जुटा पाई। सरकार के एक साल पर जयपुर प्रदेश समेत सभी जिलों में 4 दिन कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें चौथे दिन सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में जाकर मीडिया से रूबरू होंगे और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। सभी जिलों में विकास की प्रदर्शनी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तो चलिए, आपने देखा कि एक साल सरकार का बनाम विपक्ष के 52 आरोप। हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त उमेंद्र दादी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। हमारे साथ सुशील शर्मा जी, आमजन और पार्षद हमारे साथ में हैं। योगेंद्र जोशी साहब, रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी हमारे साथ में, भाजपा नेता और जयपुर के पूर्व महापौर
पंकज जोशी जी हमारे साथ में हैं, अभय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ मुख्यमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और पहले साल में ही 24% उपलब्धियां हासिल करने का अपना एक वादा जो जनता से किया था वह उसके बारे में कह रहे हैं, और दूसरी तरफ 52 आरोप लगा रही है बीजेपी कि 52 सप्ताह 52 आरोप, हर सप्ताह में एक आरोप लगाया है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी विपक्षी दल में है, इसलिए उसका मुख्य काम है आरोप लगाना। एक विपक्षी दल को अपना धर्म है कि वो आरोप लगाए, सरकार को करने मिले। लेकिन जो स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24% हमारे काम है, यानी पासिंग मार्क के लिए भी 33% आवश्यक होता है, तो पासिंग मार्क भी मेरी दृष्टि में वो नहीं ला पाए, मैं ये मानना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा। लेकिन यह साथ साथ में एक बात ये भी कहना चाहूंगा, मैं एक पत्रकार के नाते जो मैं 1 साल से उम्मीद लगाए हुए था इस सरकार से कि कई उपलब्धियां होगी, कई पत्रकारों को भी लाभ मिलेगा, तो पहले मैं अन्य वर्गों की बात नहीं करूंगा, मैं केवल अपने पत्रकार समुदाय की बात करना चाहूंगा कि पत्रकारों ने भी उम्मीद लगाई थी कि उनको राजस्थान हाउस में सुविधा मिलेगी, उन्हें सर्किट हाउस में सुविधा मिलेगी, उन्हें विज्ञापनों में सुविधा मिलेगी, कई प्रकार की हमारी मंशा थी। तो मुझे तो 1 साल में ऐसा कुछ लगा नहीं। इसके अलावा हमने सोचा था कि पेंशन, जो 60 साल के पत्रकार उनको पेंशन, उमेंद्र जी उन्होंने कहा है कि मैंने जो 60 साल की उम्र की पेंशन के लिए कहा था और पूर्ववर्ती सरकार ने उसे बंद कर दिया था, उसे चालू करने के लिए हमने कह दिया। रघु शर्मा जी से हाथ उन्होंने कहलवाया, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्लॉट किसी कारण से आप लोगों की वजह से अटकेंगे बात अलग है, बाकी सरकार की तरफ से सब क्लियर कर दिए जाएंगे। और एक बड़ी बात कही है उन्होंने जो मीडिया के सामने कि एक्रीडेटेड जो जर्नलिस्ट नहीं है, सब एक्रीडेटेड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर एक्रीडेशन जैसी सुविधाएं उन पत्रकारों को भी मिलेंगी। ये मुख्यमंत्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट एक दिन पहले ही किया है। देखिए, इस प्रकार की घोषणा बजट के माध्यम से भी हुई है, लेकिन घोषणा के शासन में उनको क्रियान्वित के प्रयास होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। ये होना चाहिए कि 1 महीने में इस प्रकार की एक समिति बन जाएगी, इन चीजों का जायजा लेगी, इन चीजों को तय होगी और समिति के माध्यम से। केवल मैं ये कह दूं कि ऐसा होगा, लेकिन होगा कब? यानी हम क्या 5 साल में की जब कार्यकाल हमारा पूर्ण होने लगेगा, जब चुनाव का समय आएगा, तब यदि हम किसी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, अपने वादों को क्रियान्वित करते हैं, तो एक चीज अलग है। आज होना चाहिए तत्कालिक समय की प्रतिबद्धता के साथ काम होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी ये कहें कि हाँ 1 महीने में ये चीजें हैं जो मैंने वादा किया 1 महीने में क्रियान्वित हो जाएगा, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, एक बहुत अच्छा निर्णय होगा और मैं सबसे पहला व्यक्ति होगा जो उनको माला पहनाने जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केवल हम ये कह दे ऐसा होगा, ठीक है, केवल हम कोहनी के गुड़ लगाने वाली बातें नहीं कहें, कोहनी के गुड़ लगाना एक अलग बात है, केवल उनको क्रियान्वित में लाना चाहिए। राजस्थान की जनता के मुखिया है, राजस्थान की जनता। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। अभय जोशी जी हमारे साथ में इस वक्त। अभय जी, एक जर्नलिस्टिक नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं 1 साल को? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जो 1 साल है वो संतोषप्रद रहा है इस सरकार का, और कोई भी सरकार हो 1 साल आकलन करने के लिए काफी नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके अशोक गहलोत सरकार ने और उसके मंत्रियों ने कुछ काम बड़े उम्दा किए हैं। अभी उमेंद्र दादी जी पत्रकारों की बात कर रहे थे, तो मैं वहीं से भी शुरू करना चाहूंगा। हम लोगों ने प्रेस क्लब के माध्यम से अपनी बात रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और मुझे उम्मीद है कि शायद कल तक पत्रकार पेंशन योजना का विधिवत रूप से हो जाएगी शुरू। मुख्यमंत्री से ऐसी बात हुई थी पहले, और पत्रकार आवास योजना चूंकि एक बड़ी योजना है, और पहले 5 सालों में जब सुंदर सरकार थी तो पत्रकार आवास योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, बात ही नहीं हो रही थी। अब वापस दरवाजे खुले हैं, मुख्यमंत्री ने आते बजट में घोषणा की, हमने स्वागत किया था, और मुझे लगता है विधिवत रूप से उस पत्रकार आवास योजना वापस जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए, और उसमें अधिकृत पत्रकारों के साथ ही जो वरिष्ठता पैमाना है वो भी हमने मांग रखी थी कि आप अधिकृत पत्रकारों के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों को भी, या कम से कम 5 साल का अच्छे अनुभव, उसे पत्रकार आवास योजना का आप लाभ दें। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को माना है। और जहां तक दूसरी चीजें हैं, जैसे आज किसान कल्याण कोष की स्थापना की 1000 करोड़ उसमें, या किसान हमारे अन्नदाता है, अन्न देवता है, तो उसकी बात सोची गई है। इसी तरह युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात आई, तो उसमें किसानों की कर्ज माफी की बात आई, उसमें सरकार ने अग्रिम भूमिका में रही। तो कई मुद्दों पे मेरा मानना है, जहां तक कानून की बात है उसमें भी मेरा अगर तो संतोषप्रद रहा है कार्यकाल सरकार का, मेरा ऐसा मानना है। जी जी बिल्कुल। चलिए मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा। जोशी साहब, आरोप पत्र में भी एक बड़ी जो आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर का, और हर सरकार के वक्त होता है। मैं 2-3 चीजों को देखता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान।
और लॉ एंड ऑर्डर, ये पिछले कुछ वर्षों से मैनिफेस्टो में भी सजे हुए होते हैं और आरोप के जरिए भी होते हैं। किसी सरकार के वक्त का देख लीजिए कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई। कभी भी आप नींद में भी अगर किसी नेता से बात करेंगे कि कहां कानून व्यवस्था का बेहाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां कोई सरकार की तरफ से कमी रहती है, जानबूझ करके जो हमला है वह कोई कमी रखता है, या सिर्फ एक ये सियासी बिंदु माने, इसको मुद्दा माने कि हाँ ये तो चलना ही है, और पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो भी सब इस बात से अवगत रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा भी वर्दी का, हमारे नाम का एक मुद्दा बना ही जाएगा, उससे बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है तो बनना ही है। जैसे किसान कहते हैं कि गरीबी, किसान, युवा, बेरोजगार हमेशा महंगाई मुद्दा बना रहे, पुलिस में मुद्दा बनने लग गई है। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने सही कहा है। ये एक पॉइंट है मुद्दा रखने का, बाकी इसमें किसी भी सरकार के समय में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब जैसे आप ये समझें कि भाई कांस्टेबलों की भर्ती है, एएसआई की भर्ती है, कांस्टेबल ट्रैफिक की भर्ती है, इस प्रकार के जो भर्ती के जो आयाम ये गठित करते हैं, उनमें अभी तक इंप्रूवमेंट ही नहीं है। ये उतने उसी हिसाब से करते हैं जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनकी पूर्ति कर देंगे। अब आप देखें कि जयपुर के अंदर ट्रैफिक के अंदर जो नफरी है उससे दुगनी नफरी, चौगनी नफरी चाहिए, जब हर पॉइंट पे कांस्टेबल ट्रैफिक के हों, हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों। आप ये देखो कि हमारे जो भी पार्टी होती है वो पुलिस के ऊपर प्रेशर कर देती है कि साहब पुलिस को ये काम करना है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्री एफआईआर तो लॉन्च हो गई, मान लीजिए इनका कहना है कि हो रही है, लेकिन क्या उस एफआईआर पे कार्रवाई हो रही है? मैं आपको अभी परसों का बताता हूं वाकया। पाली के सादड़ी थाने का मामला है, जहां 10 नवंबर को एक रेप पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया धन्नाराम के खिलाफ। आप ये देखिए 13 दिसंबर को एडीजे कोर्ट ने धन्नाराम की खारिज कर दी जमानत, अग्रिम जमानत। वो रविवार को रात में धन्नाराम गया और लड़की के पिताजी को मार दिया जान से, भाई की नसें काट दी। और आप मुझे बताइए कि वहां के जो एसपी हैं उन्होंने वहां के थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, जांच कर दिया। मुझे बताइए कि उस पीड़िता को क्या रिलीफ मिला? उसके साथ रेप हो गया, उसके बाद पिता की डेथ हो गई, भाई के हाथों की नसें कट गई, अब उसको निलंबित कर दिया एसएचओ को। तो मुझे ये बताएं साहब, जब 10 नवंबर को ये घटना घटी है तो उसके बाद से एसपी क्या कर रहे थे? क्या वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते? डीवाईएसपी क्या कर रहे थे? एडिशनल एसपी क्या कर रहे थे? क्या वो मॉनिटरिंग नहीं कर सकते? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी बजाज नगर थाने की एफआईआर है 886, जिसमें एक लड़की थाने पर अभी 5-7 दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई कि मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल चोरी चला गया। तो एएसआई ने मुकदमा दर्ज किया, जब कहा गया, मैंने टेलीफोन किया तब किया। और फिर उससे लड़की से कहते हैं कि सीसीटीवी के जो फुटेज हैं आसपास के वो ले आओ, फिर हम जांच करेंगे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, मुद्दा हर बार रहता है, मुद्दा हर बार रहेगा। पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रत्येक पार्टी के समय, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके समय में एक सी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए, मैं पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, पहले तो बीजेपी ने कहा कि 365 आरोप हैं हमारे पास में 365 दिन के, लेकिन 52 सप्ताह 52 आरोप आप लोगों ने एक चार्जशीट जारी की है, और इसमें कुछ चीजें आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं वही सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है कि ये हमारी उपलब्धियों में है। तो ये तो चलिए खैर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसको सही माना जाए किसको नहीं माना जाए, ये हमारा काम है भी देखने का कि वास्तव में सच्चाई क्या है। जनता भी जानना चाहती है कि अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आना चाहिए कि सच्चाई है क्या। लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक परंपरा बन गई है राजस्थान में। मैं पहले नहीं देखता था कि कभी एक साल का जश्न मनाना है कि 2 का मनाना है कि 3 का मनाना है। लास्ट के टाइम पे जनता की अदालत में जाते थे कि हम 5 साल पूरे कर रहे हैं और हम आपके पास में वापस आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनता को फैसला करना है। प्रतिपक्ष का काम था धरने करना, प्रदर्शन करना, अगर कहीं कोई व्यवस्था खराब होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, सदन से सड़क तक। लेकिन अभी जो चार्जशीट के जरिए
जनता का यह कहना है कि केवल चेहरे चेंज होते हैं राजनीति के अंदर, हालात वही रहते हैं कि बिल्कुल जिसकी सरकार बैठी हुई है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो अपना बखान करेंगे कि देखिए हमने ये सारा काम किया है। प्रतिपक्ष में लोग बैठे हैं, उनके गिने चुने पॉइंट्स हैं, किसानों के साथ कुछ नहीं कहा, युवा और बेरोजगारों के साथ में धोखा किया, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, कुछ ऐसी चीजें। ये एक रस्म अदायगी माने हम कि हर साल इस तरह से चीजें चलती रहेंगी, या जनता पे छोड़े कि हाँ वास्तव में जनता को एहसास होना चाहिए कि प्रतिपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की है और सरकार ने उन्हें कुछ दिया है। नहीं देखिए, बिल्कुल योगेंद्र जी, प्रतिपक्ष का काम जैसा बताया कि प्रतिपक्ष का काम जो है सबसे बड़ी चीज है कि सरकार को जगाते रहना और सरकार उन पे जो है दबाव बनाना कि सरकार जो है जिन वादों के साथ सरकार आई है वो सरकार काम करे। और आज हमने वही काम इनको किया है। आप देखिए कि शुरुआत कहां से हुई आज के कार्यक्रम की, रन फॉर जो है हेल्थ। मैं कह रहा हूं आज रघु शर्मा जी का यदि आप कार्यकाल देखें और माननीय मंत्री जी का कार्यकाल देखें, मैं नाम नहीं लगाऊंगा लेकिन कार्यकाल देखें, मैं कह रहा हूं डेंगू की स्थिति क्या रही, उसके बाद जीका की स्थिति क्या रही, और इन्होंने कहा सर्दी आते आते कोई बीमारी नहीं रहेगी, दोनों मिट जाएंगे। आप देखिए दोनों तो मिट गए, लेकिन आज तीसरा दिमागी बुखार जो है वो सिर के ऊपर आके खड़ा हो गया। तो रोजाना की रोजाना मैं कह रहा हूं कि नए वायरस आना, नई चीजें आना, उसके बाद भी जो है आप उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई ये नहीं है। डेंगू के इस बार मेरे ख्याल में सबसे पहले डेंगू दिल्ली में आया था, जिसमें आज दिल्ली जो है डेंगू के मामले में लगभग जो उसने कहा कि डेंगू नाम की चीज जो है दिल्ली से उन्होंने हटाई और दिल्ली से जो है काम किया। मैं कह रहा हूं वहीं से सीखना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन आप देखिए कि यहाँ की सरकार ने क्या किया, डेंगू की जांच तक नहीं हो पाई, लोगों के हॉस्पिटलों में जांच तक नहीं हो पाई। जो जिले थे उन जिलों में एक तो जो है दौसा जिले के अंदर तो मेरे रिश्तेदार का जो है एक 8 साल का जो बच्चा है वो खत्म हो गया खाली इलाज के उसके अंदर। और आप देखिए कि कितने ऐसे बच्चों की जो है माँ की जो कोख है वो सूनी हो गई होंगी। लेकिन आज तक आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज की कि इसके अंदर ये किया। आपने जब कोई बात हुई और इतनी बार 2 बार स्ट्राइक हुई, आपने क्या किया कि वहां पर जो है आप देखिए कि निर्णय देखिए सरकार के, है ना, कि हमने बाउंसर्स लगा दिए। अब आप बताइए कि हॉस्पिटलों में क्या बेसिकली व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए या बाउंसर लगने चाहिए, और उसी को कार्यकाल को आपने वापस लिया कि नहीं बाउंसर आपने वापस हटा लिए। इसी तरीके से आप पहला निर्णय देखिए आप कि चुनाव डायरेक्ट कराएंगे, फिर नहीं चुनाव इनडायरेक्ट कराएंगे। मतलब सरकार ने जितने निर्णय लिए मुझे लगता है कि कम से कम कई निर्णय तो ऐसे थे जो सरकार वापस वहीं पर आ गई। अब मैं आता हूं आप जो है इनकी उपलब्धियों की। सरकार ने कहा था सबसे पहले किसानों का, जो आज किसान सम्मेलन किया, मैंने हेल्थ की बता दी, किसानों की बात थी, किसानों में आज सम्मेलन किया आपने। किसानों को आपने क्या कहा था कि हम जो है प्रत्येक ऋण 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। आप देखिए कि लोकसभा से पहले तक भी जो है हालत ये थी कि आपने जो है केवल और केवल सरकारी आंकड़े जो है आज हमने आरोप पत्र में कहा है कि 99,000 करोड़ के लोन आपने बाकी थे, जो आपने कहा था कि ये बाकी है 99,000 करोड़ के लोन जो हम सहकारिता के माफ करेंगे। आपने माफ कितने किए? 5,000 करोड़ के, वो भी पूरे 1 साल के अंदर। कितना परसेंट काम हुआ? जो 24% काम कर रहे हैं बता दीजिए भाई कितने मार्क्स हुए? 99 में से 5 का मतलब 5% काम। दूसरा, जो किसान ने सहकारी बैंकों से लोन नहीं ले रखा था, जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से लोन ले रखा था, उन किसानों की हालत क्या हुई? उसमें से एक का भी माफ हुआ क्या? आपने क्या किया? एक कमेटी गठित कर दी। कितने दिनों को इस कमेटी गठित हुए? आज तक उसका एक पन्ना भी आगे किसका क्या? एक व्यक्ति का लोन नहीं आपने माफ किया, एक कमेटी गठित जी। मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पैनल में आती नहीं है, आप बीजेपी के हैं, लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहता हूं। बड़ा तकलीफ होता है, आप भी एक आम आदमी भी है, बाद में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें से सब एक आम नागरिक पहले हैं। गाड़ी कमाई का पैसा, आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं देता हो। झोपड़ी पट्टी में रहने वाला, भीख मांगने वाला भी अगर टॉफी खरीदता है तो टैक्स पे कर रहा है उस टॉफी के जरिए। हर व्यक्ति टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स जो दे रहे हैं वही टैक्स पेयर नहीं है। बिल्कुल, हर एक चीज। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स की गाड़ी कमाई का जो पैसा है क्यों दिया जाए, किसका माफ किया जाए, क्यों माफ किया जाए? किसान का भी कर्ज क्यों माफ किया जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए 99,000 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूं किसी के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की तो आपकी योजना है बजट की। नहीं, मैं वो 99,000 करोड़ रुपए आप माफ कर दीजिए। नहीं, किस खुशी में? नहीं, मैं लेकिन कहा किसने था भैया? मैं तो दोनों पार्टियों को, वसुंधरा जी ने देखिए, मैं कह रहा हूं मैं वही आ रहा हूं 6,000 करोड़ रुपए आपके पास में जुटा नहीं पाए। सर मैं वही आ रहा हूं, क्यों? किस बात की व्यवस्था नहीं आपके पास? नहीं, मैं वही तो गांव को नौकना जरूरी है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने जब ऐसी चीजें करी तो अब आपने जब वादा किया है और किसान ने इस पर भरोसा किया तो आपको करना चाहिए था। और मैं कह रहा हूं आप जो है निगर, मैं कह रहा हूं दूसरी चीज आप देखिए कि आप जो है इसके अलावा आपने अब तक जो है जो समर्थन मूल्य पे जो कलेक्शन करना था, आपने कितना % कलेक्शन किया? सरकारी आंकड़े देख लीजिए, 18% कलेक्शन किया आपने अब तक। क्यों भाई? दूसरी चीज, आपको 6,000 रुपए प्रति माह जो किसान को देने थे वो तो आपको नहीं देने थे ना भाई, वो तो केंद्र सरकार को देने थे ना।
कह रहे सर कम था ज्यादा था, मैं कह रहा हूं 6,000 रुपए था ना उसका, 6,000 रुपए देने के लिए आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि जो आपने डाटा जो है वहां तक नहीं भेजे? इसमें तो आपका कुछ नहीं लग रहा था भाई। जी। क्यों नहीं भेजा भाई? क्यों? क्योंकि आपको 6,000 मिल नहीं जाए। मुख्यमंत्री से बात की, इस पर बात की मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने कहा साफ शब्दों में, विधानसभा में बोला, गुलाब चंद जी कटारिया ने जब आरोप लगाया था, शायद उमेंद्र दादी साहब और अभय जोशी जी होंगे, उन्होंने साफ कहा कि गुमराह करने वाली बात है। जब लोन कर्ज माफी की बातें चल रही थी, कर्ज माफी किसका? पूर्ववर्ती सरकार के वक्त का, सारा डेटा एनालाइज किया हुआ है, जिसमें डेटा जो फर्जी था उसको भी पूर्ववर्ती सरकार ने दुरुस्त कर दिया था। तो ये तो केंद्र सरकार के पास में पहले से आंकड़े हैं, कितने किसान है, कितने उसके लाभार्थी में शामिल होने चाहिए, लाभ की योजना में कितने बेनिफिशियरीज होने चाहिए। ये केवल कहने की बात है कि जब आंकड़े वहां से हैं तो सरकार के साथ आंकड़े थोड़ी बदल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, देखिए मैं विधानसभा नहीं, देखिए विधानसभा में आपको आरोप के बाद में मैं आज फिर कह रहा हूं आपको कि उन्होंने विधानसभा में कहा, लेकिन आज फिर देख लीजिए आप, मैं कह रहा हूं कि आपको यदि ये पता है कि किसान का, मैं कह रहा हूं कौन सा आधार कार्ड और कौन सा बैंक अकाउंट जुटा हुआ है, जनधन खाते कब खुले थे? आज भी आपने जनधन खातों के अंदर जो है अभी भी आधार अपडेट नहीं है, आप जाके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं आज ये कहते हैं कि ये चीजें हैं, और उससे सब्सिडी ट्रांसफर किससे हो रही है? केंद्र से। देखिए केंद्र से सब्सिडी, आप कह रहे हैं डाटा है, मैं कह रहा हूं पंकज है, पंकज जोशी है, लेकिन पंकज जोशी कौन से वाला भाई? उसका बैंक अकाउंट नंबर तो होना चाहिए ना, उसका आधार कार्ड से लिंक तो होना चाहिए ना, जिससे कम से कम डायरेक्ट सब्सिडी उसके 6,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर होते रहे टाइम टू टाइम, हर एक क्वार्टरली ट्रांसफर होगा तो भाई उसमें दिक्कत क्या आ रही है? बिल्कुल, लेकिन आप ये चीज आप कह रहे हैं कि डाटा हमने दे रखे हैं, डाटा हमने दे रखे हैं, लेकिन डाटा हमने क्या चीज चाहिए? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं जी, जनधन अकाउंट कब से खुले? 2017 से जी, राइट सर? आपने किसान के भी खुले, गरीब के खुले, सबके खुले। आप तो मुझे बताइए कि आधार कार्ड गवर्नमेंट कितने समय से, 2016 से मैंडेटरी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से उसको अक्टूबर 2016 को खारिज किया गया कि ऐसी बाध्यता नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्या था कि उसमें आधार कार्ड नहीं जुड़वा पाए? मैं तो ये कह रहा हूं, बात ये नहीं है कि नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आप ये बताइए कि मुद्दे वास्तव में वो होने चाहिए कि जिसका जवाब सामने वाले के पास में नहीं हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अब तो ये बताइए कि हमारा प्रशासन आधार नहीं जोड़ पाया आपको? योगेंद्र जी, सरकार का इंतजार कर रहे हैं। योगेंद्र जी मैं ही बता रहा हूं आपको, चलो इसको छोड़िए आप, मैं कह रहा हूं आप तो ये मुझे बता दीजिए कि जिनके लोगों के जो बेसिकली जो खतौनियां लिखी हुई हैं, जिनके बेसिकली वो है, वो कितने केस पेंडिंग है? आप तो किसान तो तब बनेगा ना जब उसके नाम चढ़ी होगी भाई, उससे पहले बन जाएगा क्या? जनधन खाते तो किसान के नहीं है, जनधन तो सबके हैं, किसान ही नहीं है उसमें तो मजदूर भी है, उसमें तो वो भी है, सब कुछ है। मैं कह रहा हूं कि जनधन खातों से नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसान कौन है, संगठित किसान कौन है, मजदूरों को भी जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। नहीं, देखिए ये खाता, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, ये बहलाने और फुसलाने वाली बात है कि आपके पास रिकॉर्ड है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं आपको, आप तो योगेंद्र जी आज मुझे बता दीजिए कि आज यदि आप जैसे जन टीवी के जो है वरिष्ठ पत्रकार यदि जाकर के एसडीएम के कार्यालय में कहें कि साहब इसका जो है खतौनी खोल दीजिए, खाता खोल दीजिए, मैं कह रहा हूं यदि आप 6 महीने से पहले खुलवा ले जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा हो गया भाई, आपने मुझे बता दीजिए, आपने आज बताते कि हमने इतना काम कर दिया, हमने इतने कर, लेकिन हम कहते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर हमने जो है कैंप जो है ग्रामीण स्तर तक कैंप लगाया, हमने लगातार कहा कैंपों के अंदर इनके खाते खोल दीजिए और इनकी खतौनी करिए। लेकिन आज भी आप देखिए कि किसान के यदि कोई मृत्यु हो जाती है या कोई उसके वारिस होते हैं या ये होता है तो आज खुलाने में जो है जान निकल जाती है। और मैं कह रहा हूं अभी आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में बता रहा हूं आपको, पिछले 3 महीने के अंदर, पिछले 3 महीने में कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें जो है ये पकड़े गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं इसके बाद पाया किसान पे और भी आ जाऊंगा मैं भी, लेकिन मैं फिर एक बार दूसरे राउंड में तीसरी बार और बताता हूं आपको। लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, अभी जोशी जी बता रहे थे, मैं अभी की घटना बताता हूं। इन्होंने कहा बजाज नगर काटने के, आप देखिए सुबह घूमने आने वाले व्यक्ति की सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास जो है आप देखिए कि जो है बजाज नगर तिराए पे से जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, सबसे ज्यादा रहता है, आप देखिए कि उस पे जाकर के मोबाइल जो है उन्होंने छीन करके ले गए। और उसके बाद मैं कह रहा हूं नहीं देखिए उसके बाद एक बात कहना चाह रहा हूं, आप ये बताइए कानून व्यवस्था को लेकर के एजेंडा क्या वास्तव में कानून व्यवस्था को लेकर के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों को उंगली उठाने का अधिकार है पार्टी के नाते? आम आदमी कोई भी उठा सकता है, लेकिन पार्टियों को वास्तव में उंगली उठाने का अधिकार है किसी? नहीं नेता तो करेंगे जब आपने कहा देंगे। नहीं मैं कह रहा हूं जब आप ये कहा पहली बार टूट रही है। देखिए योगेंद्र जी ये नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूं योगेंद्र जी सोल्यूशन क्यों नहीं? देखिए योगेंद्र जी मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं योगेंद्र जी, देखिए योगेंद्र जी लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में ये होता है कि सरकार जब दूसरी आती है पहले सरकार को भेजा जाता है, उसकी गलतियों के कारण भेजा जाता है, दूसरी गलती उसको जो है वो एक कमिट करते हैं। मैं कह रहा हूं अब आपने कहा कि हमने क्या किया,
मैं कह रहा हूं कि हमने जो है हमारे ऊपर भी यही प्रश्न लगे थे, और जब प्रश्न लगे तो आप उनका उल्टा देखिए। अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले केंद्र सरकार बात कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चेहरे नहीं बदले। हम सबके साथ मैं क्या कह रहा हूं आपको, पहले आरोप लगा रहे थे। अरे आप लोग आरोप लगा रहे, वो सरकार में बैठे। आप सुनो सी सर, हम जो है हम 1980 में जब अलग हुए तब हमने एक जो है अपने एजेंडा में शामिल किया था कि धारा 35 और धारा 370 हटाएंगे। हमारी सरकार आई, आप सुनिए, एक मिनट सुनने में 2 मिनट, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं सरकार के 1 साल बनाम प्रतिपक्ष के आरोपों की चार्जशीट। चले मैं एक बार सुशील शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी, एक आप आम नागरिक भी हैं, इंडिपेंडेंट पार्षद भी है। मैं इस वजह से जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की भूमिकाओं को लेकर के मैं जानना चाहता हूं आपसे क्या स्थिति है। लंबा आपको एक राजनीतिक अनुभव है, न्यूट्रल आपने राजनीति की है, कभी किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक वसुंधरा जी के राज में एक परंपरा पड़ी, पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई 1 साल का जश्न मनता हो। 5 साल बाद जनता निर्णय करती थी सरकारों का कि सरकार ने अच्छा काम किया बुरा। आप भी जो पत्रकार लोग 1 साल की समीक्षा नहीं करते थे, 5 साल बाद ही जो भी होती थी, 1 साल का जिक्र ही नहीं आता था। अब तो ये जन्मदिन से मनाने लग गए कि 1 साल हो गया मेरा, फिर 2 साल हो जाएंगे, फिर 3 साल, फिर 5 साल बाद में देखेंगे। ये गंदी परंपरा जो पड़ी है, तो 100 दिन भी मनते हैं। हाँ, वो मनाते रहते हैं। ये गंदी, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये आप 1 साल में क्या आकलन कर सकते हो? अब 1 साल में अशोक गहलोत की सरकार क्या आकलन करेंगे? कितने ही आरोप उस पर लगा सकते हैं? 2-3 महीने तो चले गए आचार संहिता में, क्योंकि वो आज एमपी के चुनाव हो रहे थे। उसके बाद में जो इनके आपस की क्लेश इनको खा गई, तो कहां आकलन कर पाएंगे, क्या कर पा रहे हैं? इन्होंने जो कर्ज माफी का कहा था कितना ये कर पाए, उसके बाद में जब चुनाव सलट लिए और हार लिए 25 की 25 सीटें, उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज किसान सम्मेलन हुआ है, अभी भाई साहब बात बता रहे थे। अब इस किसान सम्मेलन में कई सारी घोषणाएं होगी, इंप्लीमेंट कब होगी पता नहीं। आपके पत्रकारों की दोनों की बात मैंने सुनी कि कई सालों से ये चल रहा है, मैं भी सुनता आ रहा हूं कि आपको आवास भी देंगे, आपकी पेंशन भी होगी, और भी कई सारी बातें हैं। लेकिन ये होगी कब? इसका कोई लिमिट दायरा होना चाहिए। हमारा साल चला जाएगा, फिर दूसरी सरकार आएगी। मतलब मैं ये देख रहा हूं राजस्थान के अंदर इन्होंने तय कर रखा है कि यार 5 साल तो ये रहना ही है और 5 साल बाद में हमें जाना ही है। तो ये तय कर रखा, हम 5 साल इन्होंने तो जनता ने तय कर रखा है। नहीं, जनता नहीं, आपस में तय है इनका, आपस में तय है इनका कि यार अब की बार तेरी है, अब की बार तू 5 साल मैं राज कर लेता हूं, 5 साल तू कर ले। मैं कह रहा हूं आम आदमी के बारे में ना तो चर्चा होती है, बेचारा वो तो वापिस कहीं रह जाता है। वसुंधरा जी की जो योजनाएं थी आज धूल फाक रही है, सारी की सारी धरती पर आ नहीं रही है कोई सी। अब इनकी जो योजनाएं थी ये जब चले जाएंगे, अभी मैं आपको ताजा उदाहरण दूं, ये आपका वो भामाशाह कार्ड बंद हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे उस पर, करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए बंद हो रहा है कि उसमें फोटो लगा दी महारानी ने अपनी खुद की। अभी जल्दी से जन आधार आ रहा है। अब बताओ कितने रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा आम आदमी को। तो कुछ नहीं, वही कार्ड बनना उसका तो बेचारे। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है धरती पर? अभी मैं पुलिस के अधिकारियों की बात करता, लॉ एंड ऑर्डर की बात करता, कौन सी लॉ एंड ऑर्डर पहले ठीक थी? जब आपके पास में नफरी नहीं है, आपके पास आदमी नहीं है, कहां सुधार लोगे? कोई सरकार आ जाए, चाहे किसी के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। मैं राज में आ गया तो मैं मेरी बात कर लूंगा, ये आ गए तो ये अपनी कर लेंगे, इन पर दबाव बढ़ा लेंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। बाकी धरती पर कितना काम हो पाएगा, आम जनता को कितना लाभ मिल पाएगा? मतलब पब्लिक के बीच में रहना वाला व्यक्ति हूं, मुझे कोई पार्टी से भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं योगेंद्र जी कि यदि सरकारें इसी ढंग से करती रही तो फिर चली जाएगी। इनको पता है ये इसी मूड में काम कर रहे हैं कि हमें जाना ही है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है कुछ, क्योंकि इनको पता है 5 साल बाद में आने, 5 साल बाद में हमें आना नहीं है, हमें जाना है, 5 साल बाद दूसरी सरकार आनी है। करोड़ों रुपए की आज द्रवती नदी धूल फाक रही, क्या जरूरत थी उसको बनाने की? अभी आप चर्चा हुई अपनी, क्या हो रहा है उसका? उसको धरती पे नहीं आ रहा काम। 100 करोड़ रुपए उसका मेंटेनेंस का दिया जा रहा है। किस बात के मेंटेनेंस का दिया जा रहा है? जयपुर विकास प्राधिकरण की हालत खराब है। अब जाके कोई जमीन वमीन बेच के पैसे लाए हैं तो वो उनको दे देंगे। बड़ी कंसल्टेंसी आती है, दूसरी बाहर से आती है, वो बताएगी कि जयपुर की क्या स्थिति होनी है, हमारे इस देश की क्या स्थिति होनी है, हमारे प्रांत की क्या स्थिति होनी है। अरे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको पूछ लो तुम्हें चाहिए क्या? आज शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही इनसे, चिकित्सा की व्यवस्था इनसे नहीं हो रही, और अब साल भर का इनको अब जश्न मनाया जा रहा है। ये परंपरा गिर गई, वसुंधरा जी गिर गई, इसलिए ये भी मनाएंगे। अब साहब अब भी करो, साल भर हो गई अपने को, पूरी करो उनको। लेकिन परंपरा में कुछ अंतर है। अंतर तो यह है कि ये सीधा आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो थोड़ी महारानी थी तो वो लग्जरी टाइप से जश्न मनाती थी।
ये थोड़ा सा वैसे मना लेंगे जब भाई जनता को बताएंगे 1 साल में हमने ये किया, ये बाकी रह गया। ये थोड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति है, ये धरती से जुड़ा हुआ आदमी है और ये काम जो कहता है वो करने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी जान को तो वो तो आपस में क्लेश है ना, इनका तो आपस में वो सचिन पायलट जान को आपस बना बैठे, वो काम करने नहीं दे रहा। लेकिन उसको तो खारिज कर दिया। खारिज क्या, बिल्कुल खारिज ही कर देगा। अशोक गहलोत मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मीडिया बना रहा है ये तो। अशोक गहलोत, अरे मीडिया में तो कांग्रेस ने आना ही छोड़ दिया, कहाँ है, आती नहीं है, कोई भेजते ही नहीं है, पैनल ही नहीं है इनके पास में, कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, आप मेरे जैसे को बुला के कांग्रेस की तरफ से पैरवी करवा ले तो बात अलग है, बाकी वहां कोई नहीं है, वहां कोई आया नहीं, कोई देख लो कुर्सी खाली पड़ी है, आता भी नहीं है शायद, वो भेजते भी नहीं है। हाँ। किसी चैनल पे नहीं भेजते, उन्होंने स्लोगन सिखा रखी है, वो तो ये कह दिया कि चैनल वाले तो बिके हुए हैं सारे के सारे, और ये तो सिर्फ एक ही देखिए कितनी उससे बात की जा रही है जन टीवी। नहीं, आप बिल्कुल जन टीवी की बात कीजिए, बाकी चैनल के तो एक ही पार्टी के गुण गाती जा रही है सारे के सारे। उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी चैनल चलाना है, नहीं चलाएंगे तो वैसे ब्लैकलिस्टेड के, 1-2 कोई बोलेगा तो वैसे टिका देंगे। खैर मैं आपको ये कह रहा हूं, 1 साल हुआ, चर्चा इसी बात पर हो रही है, 1 साल के अंदर क्या मार्क्स दें, 1 साल में क्या निर्णय करें, कुछ हो नहीं पाया है जी। और अब एक बात मैं जानना चाहूंगा, मैं आपके बाद में उमेंद्र जी के पास ही जाऊंगा। उमेंद्र जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत पास भी नहीं हो पाए। अब पास क्या तो मैं आपको फिर बताऊंगा, पास क्या तो आप 1 साल में अरे भाई 12 महीने बच्चे को पढ़ा के फिर तो परीक्षा दिलाओगे, 12 महीने में क्या परीक्षा दिलाओगे, पढ़ाई नहीं है अभी तो, अब उसको कह रहे हो पास फेल का आंकलन नहीं कर सकते। इसको अभी कार्यकाल पूरा रही है, 5 साल हमारे संविधान में 5 साल का समय दिया, 5 साल बाद में हम पास हुई, फेल हुई, कितने नंबर आई, ये निर्णय 5 साल बाद किया जाना चाहिए। एक साल की परंपरा डाल गई, इसलिए उस परंपरा का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी कुछ लोग होंगे साहब, देखो वो मनाती थी ना 1 साल का जश्न, आप भी मनाओ ना साहब, तो मनाओ साहब, अपन भी क्या करें, तो वो मना लिया, उन्होंने दौड़ शुरू कर, बस दौड़ शुरू कर दी, एक नई दौड़ शुरू हो गई बिना मतलब की। 1 साल का कोई मतलब नहीं है, 1 साल हो गया तो कौन सा तीर मार दिया तुमने 1 साल के अंदर, 1 साल में कुछ कर ही नहीं पाते तुम, अब तो 5 साल का समय दिया। मैं लौटूंगा आपके पास में, उमेंद्र दादेश साहब के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। 1 साल को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं कि 1 साल की परंपराएं क्यों बनाई जा रही हैं, कुछ भी होता है। चले अशोक गहलोत ने सीमित रखा कि एक दौड़ हो गई, किसान सम्मेलन हुआ या फिर अपनी एग्जीबिशन लगा दी, लेकिन बड़ा एक कार्यक्रम अगर कोई भी होता है, आप कहीं पे भी किसी ग्राउंड उस पे जाते हैं तो सरकारी खर्चे में 2-4-5 करोड़ रुपए हवा में उड़ना बहुत सहज बात होती है। वो कहीं तो कहीं काम होंगे, सड़कों के गड्ढे ही भरे जाएंगे, कुछ और काम होगा, कुछ तो होता है। ये 1 साल की परंपरा जो पड़ गई अब राजस्थान में, क्या किया जाए, इसका रेगुलर रखना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, परंपरा जो पड़ गई उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। यदि जो खर्चा होता है पार्टी फंड से होता है तो मैं समझता हूँ शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, पार्टी फंड से एक किसी का नहीं हुआ, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। मैं कहता हूँ यदि सरकार, यदि कार्यकर्ता किसी सरकार का जश्न अपने पार्टी के फंड से मनाते हैं तो मनाना चाहिए, ये कोई अच्छी परंपरा है। इससे क्या है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। यदि पार्टी के फंड से फंक्शन मनाया जाता है तो ठीक है, यदि सरकार पे बोझ बनता है तो ये परंपरा गलत है। मैं 2 बातें यहां पूछना चाहूंगा कि जब सबसे पहले चुनाव का मुद्दा आया, मुख्य मुद्दा चला था रिफाइनरी का, न भारतीय जनता पार्टी ने अपने इसमें जो वादे में, इसमें चार्जशीट में इसकी बात की है। लोगों को उम्मीद थी कि गहलोत साहब की सरकार बनने के बाद में रिफाइनरी में कुछ प्रगति होगी। मुझे तो मालूम नहीं कितनी प्रगति हुई, आप में से किसी को मालूम तो बता दीजिए। और इसके अलावा जयपुर की जनता को उम्मीद थी कि मेट्रो फेज के 2nd का काम शुरू होगा, वो भी कितना हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने है। कुल मिला के केवल ये हम देख सकते हैं कि चुनाव में जो घोषणा पत्र बनते हैं या चुनावी वादे बनते हैं, केवल जनता को लुभाने के लिए। प्रेस ब्रीफिंग में नहीं थे, मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि मैं, क्योंकि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है रिफाइनरी, हर महीने खुद जाकर के मैं उसकी मॉनिटरिंग को, हर महीने, और मैं पहले भी जाकर के आया हूं, उसका उद्देश्य भी यही था, और हर महीने मुझे जाना है। और एसपीसीएल के अधिकारी भी वहां पे मौजूद हैं, बाकायदा एक टास्क फोर्स बना दी गई, उनके अधिकारी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं खुद जाऊंगा, मेरा ड्यू है, 1 महीने पहले जाके आया था, अब मुझे दिसंबर में एक बार फिर विजिट करना है। हर महीने एक बार जाकर के उसको मैं देखने की कोशिश करूंगा ताकि प्रोग्रेस से अवगत होता रहे और फास्ट काम हो सके। योगेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा कि जाऊंगा, जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आप हमें ये बता दीजिए 1 साल में क्या प्रगति हुई। हमें इसमें नहीं जाना चाहते कि आप जाएंगे, मॉनिटरिंग क्या हुई। हमें जनता या राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि 1 साल में ये प्रगति हुई। केवल ये ऑफिशियल बातों से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जब आपने चुनाव में घोषणा की कि कई सुधारों की बात की, मुख्य बात तो ये आती है कि 1200 करोड़ का जो शेष राशि का जो था, आपने उसको खर्च कर लिया। गौशाला को अनुदान देने की बात थी, वो कहां गई?
मैं मानता हूं, ये जानना चाहूंगा कि किस गौशाला को कितना अनुदान मिला। राजस्थान की जनता के सामने कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब देना चाहिए। केवल हम एक सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते। देखिए, 4 सीट की भाषा मत बोलिए, वो बोलेंगे पंकज जी। मेरा सवाल आपसे यह है कि 1 साल के जश्न पे एक परंपरा बंद पड़ी है, मैं उसमें आपसे जानना मैं केवल ये बताना चाहूंगा, देखिए भैरव सिंह शेखावत जी भी तीन दफा सीएम रहे। उनके समय में केवल प्रदर्शनी या कुछ ऐसे लगती थी, लेकिन इस प्रकार के बड़े जश्न की परंपरा नहीं थी। यदि जश्न मनाया जाता है, पार्टी अपने फंड से मनाए, मैं इस बात में सहमत हूं। यदि जश्न मनता है पार्टी के फंड से मनाए, सरकार पे बोझ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी परंपरा बनती है तो बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, मैं अजय अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। अजय जी, 1 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री का, क्योंकि देखिए आज चर्चा में इस वजह से कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने खुद ने चर्चा करने को मजबूर कर दिया। पहले नहीं हुआ करती थी, पहले 5 साल नजदीक आ गए, अच्छा सरकार के 5 साल पूरे होने वाले, तब लोग ऑपरेशन करते थे, बजट के दौरान करते थे, किसको क्या मिला किसको नहीं मिला। लेकिन अब 1 साल जब शुरू हो चुके पिछले कुछ सालों से, तो हम भी चर्चा कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि वास्तव में आम जनता क्या सोचती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार के 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग जो व्यापारी जगत को प्रतिनिधित्व करते हैं, हम हर बार सरकार से उम्मीदें करते हैं कि जो सरकार आएगी वो कुछ ना कुछ एक अच्छा नया कदम उठाएगी, विश्वास जगाएगी, देश में या प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं इकोनॉमी की स्थिति में सुधार होएगा। और हम जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनसे काफी उम्मीदें करते हैं, क्योंकि वो काफी अपने सॉफ्ट कदम अपना नजरिया रखते हैं और चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर विकास हो। तो हमारे को उम्मीदें बहुत कुछ थी सरकार के साथ में, और कुछ कदम उन लोगों ने उठाए भी हैं। उसके अंदर अगर अपन जैसे देखा जाए, जैसे जैसे सरलीकरण करने के लिए कहे कि व्यवसाय को सरलीकरण करने की जो हो सकती थी, वो उन्होंने कुछ कदम उठाए भी हैं। पर अभी भी हमारे को कुछ ऐसे कदमों की जरूरत है जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं, छोटे उद्योगों को पनपने के लिए सुविधाएं मिले, या जो हम लोग आज की तारीख के अंदर विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को कैसे हम लोग डट के मुकाबला कर सकें, उसके लिए सरकार की तरफ से हमारे कुछ ऐसा अभी तक तो कोई ठोस कदम अभी तक दिखा नहीं है। जो उम्मीदें सरकार के साथ में अपन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी तक उतनी पूर्ति नहीं हो पाई है जितनी की पूर्ति होनी चाहिए। बाजारों में एक विश्वास की कमी है, और ये विश्वास किस तरीके से करा जाएगा, ये सरकार ही अपने कुछ कदम उठा के कर सकती है। उनके लिए अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम हमारे को दिखा नहीं है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो धीरे धीरे अभी कह सकते हैं पहला साल ही है, उतना प्रयास करने के बाद में नहीं हो पाई है। बट लास्ट ईयर की सरकार की तुलना में कहें या इस सरकार की तुलना में अभी तक कमोबेश कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हमारे व्यवसाय जगत में हमको नहीं देखने को मिला है। जी, मैं एक बार जोशी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, एफआईआर लिखने के लिए आपने कहा कि वो कहने के बावजूद लिखा गया। उन्होंने एक बात और कही अभी एसपी की जब वीडियो कॉन्फ्रेंस पीएचक्यू से जब उन्होंने की थी, अभी जैसे कलेक्टर्स की प्रेस वीडियो वीसी हुई, उसमें 9 लोगों को सस्पेंड किया। उनका यह कहना था एक दिन पहले ही मीडिया से कि सबकी जन्म कुंडली हम तैयार कर रहे हैं वक्त आने पर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि थाने में कोई व्यक्ति जाता है, खासकर फरियादी कोई जाता है, उसको रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, काम होने का है करिए, नहीं होने का तो उसको कारण बताइए किस कारण से नहीं हो सकता, और एसपी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, नहीं तो तैयार रहना चाहिए कार्रवाई के लिए, उन्होंने कहा। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको 3 महीने तक कोई इस तरह से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई अगर देखना चाहता है तो उसमें से देख सकता है। कुछ ये बदलाव हो सकता है इससे कुछ चीजों में? देखो योगेंद्र जी, बदलाव तो बहुत हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से मुख्यमंत्री साहब ने आदेश जारी किए, 150 के करीब एफआईआर एसपी के यहां दर्ज हुई है, तो बताओ वो थाने में दर्ज नहीं हुई है तो थाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे रखा है कि 156(3) में अदालत के माध्यम से एफआईआर तभी दर्ज होगी जब परिवादी थाने में जाएगा, अगर वो नहीं लेते हैं तो परिवादी फिर एसपी के पास स्पीड पोस्ट से करेगा, और फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तब 156(3) में मुकदमा दर्ज होगा। आपको यह बताना चाहूंगा कि ये इस एनालिसिस को कंप्लीट कर लें कि 156(3) में यह प्रक्रिया एडॉप्ट करते हुए कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। तो उन थानों में वो परिवादी गए हैं, उन परिवादियों ने जो एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया उनमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, ये चीजें बहुत आवश्यक है। दूसरा यह है कि जब एसपी के एफआईआर दर्ज हुई है तो जो थाना अधिकारी ने
एफआईआर दर्ज नहीं किए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जब तक इस प्रक्रिया को ये पूर्ण रूप से कानूनी अमली जामा नहीं पहनाएंगे, जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी और परिवादियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि थाने के अंदर अगर कोई व्यक्ति परिवादी जा रहा है, 3 महीने तक सीसीटीवी कैमरे अगर उसमें रहेंगे, तो आप बताइए 3 महीने सीसीटीवी कैमरा अगर वैसा का वैसा रहता है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो आप बताइए सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या मतलब है? इसलिए मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, परिवर्तन जरूर करें, लेकिन वो परिवर्तन सामने नजर आना चाहिए। सिर्फ भाषण दे करके या अपना खाना पूर्ति करके उस चीज को पूर्ति नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस के बेड़े में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चाहे वो बीजेपी का सत्ता में रही हो तब भी यही स्थिति थी, अब कांग्रेस सत्ता में तो भी यही स्थिति है। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जी, तो डर्रा सुधारने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं सिस्टम में, उसे दुरुस्त करना मुझे लगता है कि एक आपको बड़ा टास्क लेना होगा। उससे बिना काम नहीं चल सकता। आप मॉनिटरिंग करें, सस्पेंशन किसी का, ये भी मुझे लगता है कि सिस्टम को सुधारने का कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकुना है, पेचीदगियां हैं। अगर एक एक को करके घर भेजा जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। सिस्टम को सुधारिए, उन्हीं लोगों से काम लेना है। कहीं ना कहीं अगर कोई कमजोर कड़ी है तो उसे दुरुस्त करने की जरूर आवश्यकता है। अभय जोशी हमारे साथ में हैं इस वक्त, एक बार फिर मैं उनके पास में जाना चाहूंगा। अभय जी, 2-3 बड़ी चीजें हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पहले साल के जो जन्मदिन कहें इसका, 1 साल का, या इसका जश्न कहें, या जो भी कुछ समझना चाहे जनता, इसे खासकर यूथ, महिला और किसानों पे फोकस किया है। यूथ इस वजह से कह रहा हूं कि निरोगी राजस्थान को लेकर के जिस तरह से दौड़ के लिए बुलाया लोगों को, और महिला सशक्तिकरण को लेकर के 18 तारीख यानी कि बुधवार के दिन ही इनको एक बड़ा आयोजन करना है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के कुछ योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं। किसान सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने किसान नीति की बात की, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर के पॉलिसी बनाने की बात कही है, किसान कल्याण कोष की बात उन्होंने कही है। कुछ ऐसी चीजें लेकर के वो सामने आ रहे हैं। जनता यह जानना चाहती है कि वास्तव में, जैसे अभी सवाल भी उठे कि ये कहा जाना चाहिए, वादे एक के बाद एक, बजट हमारा आता है, बजट में भी ये सब वादे होते हैं। उसके अलावा हट करके एक एडिशनल, ये कहूंगा कि वादों का बोनस कहा जा सकता है जश्न को, या 1 साल 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको। कितना यकीन करती है जनता वादों पर? अब देखिए सर, सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान की जनता में एक डिमांड है कि सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। 5 साल के लिए हम हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो होता यह है कि 5 साल बाद वो आके जवाब देंगे। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। अच्छी बात है कि कभी जश्न के रूप में शुरुआत हुई और इन मुख्यमंत्री जी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं के रूप में बताया कि वो क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री, हर एमएलए, हर एमपी, हर पार्षद तक को ये बताना चाहिए कौन सा पुल, कौन सा रेलवे ब्रिज कितने समय बन के तैयार हो जाएगा। जनता को जानने का पूरा अधिकार है। अच्छा है जश्न के माध्यम से या लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस तरह की बातें सामने आ रही है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो इस तरह की सोच के साथ सामने आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा योजना शुरू की, निःशुल्क जांचें शुरू हुई, 900 दवाइयां उसके दायरे में आ गई। कल मुख्यमंत्री साहब ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप किसी भी प्रदेश के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके यहाँ जनता खासकर बीमारी से ना मरे। तो इसके लिए आपने अब एक स्लोगन निरोगी राजस्थान का चलाया है और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की जा रही है। तो मैं इसके लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा कि सोचना शुरू हुआ। अभी बात हो रही थी कि चिकनगुनिया और डेंगू से इतने लोग मारे गए। मैं मानता हूं ये गलत है, लेकिन आप देखिए इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए। मेरे मित्र बैठे हैं पंकज जी, पूर्व में भी सरकारें आई तो ऐसा नहीं है कि वहां चिकनगुनिया और डेंगू या और कोई आपदा आई होगी उससे मौत ना हुई होगी। राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का ये तो है कि वो सवाल उठाए, लेकिन सवाल उठा के अपना कंधा भी लगाए सहयोग में। जब उसके प्रदेश की या देश की जनता त्राहिमाम कर रही है तो केवल सवाल उठाना ही जायज नहीं है। आप कंधा लगाइए कि हम भी इस जनता के संरक्षक हैं, हमने भी कभी इस जनता के साथ काम किया है, तो हमारी भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी बनती है इस प्रदेश के प्रति, तभी जाके पार पड़ेगी। वरना यही होगा कि 5 साल एक सरकार आती है, फिर दूसरी बार दूसरी सरकार आ जाती है
और एक क्रम चलता रहता है और जनता ये मानती है हम ठगे से रह गए इस प्रदेश के अंदर। तो मेरा मानना है सोशल ऑडिटिंग बहुत अच्छी चीज है। कंधा पंकज जोशी जी क्यों मिलाएंगे कि अगले 5 साल भी विरोधी पार्टी की सरकार बने? ऐसा कंधा तो मुझे नहीं लगता मिलाएगा कोई। नहीं, मेरा यही कहना है, अगर आप जनता जनार्दन की सोच रहे हो तो इन चीजों से आपको ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। फिर जनता के आप मैदान में जाइए 5 साल बाद, चलिए वोट मांगिए। मैं लौटूंगा, मैं सुशील जी के पास जाना चाहूंगा। सुशील जी, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के अशोक गहलोत आ रहे हैं जिसका जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने किया। निरोगी राजस्थान में केवल ये नहीं है कि निःशुल्क दवा दे दीजिए, आप जांच करा देंगे या मोहल्ला क्लिनिक या जनता क्लिनिक खोल रहे नहीं। उन्होंने एक बात कही, बड़ी बात, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि निरोगी राजस्थान के साथ में आपको मिलावटखोरी जो लोग कर रहे हैं, आपको शुद्ध दूध मिल पा रहा, आपको अगर धनिया भी लेने जा रहे हैं तो उसमें भी मिलावट है। मतलब जो जीवन के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका पॉल्यूशन है, ये तमाम जो चीजें, कई डिपार्टमेंट्स को हम निरोगी राजस्थान के साथ में मिला रहे हैं ताकि आम आदमी ये महसूस करे कि हाँ वास्तव में बीमारी से मैं बच रहा हूं। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया उन्होंने, कितना सफल होगा, कैसे होगा, हालांकि उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि बड़ी चुनौती है इसमें हमारे सामने, इसमें आम जन का सहयोग मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मिलावटखोरों के लिए हम एक कड़ा कानून जरूर लेकर के आएंगे। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि होता रहना चाहिए 1 साल का जश्न, और मैं तो कह रहा हूं शाम को जब सोते हैं तब क्यों नहीं होना चाहिए कि आज पूरे दिन में हमने क्या किया, और उसका एनालिसिस क्यों नहीं कर लेते रोजाना शाम को ही। जहां तक बात रही मिलावटखोरी की और निरोगी राजस्थान की बात करी, मैं कह रहा हूं मुफ्त दवाई देंगे, मुफ्त जांच करेंगे, सारा काम करेंगे। कोई ऐसी योजना क्यों नहीं लाते कि बीमार हो ही नहीं, व्यक्ति बीमार ही ना हो? ऐसी योजना नहीं है इनके पास में। ये भी कहा है कि बीमार ही ना हो, हम मुफ्त दवाई देने की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं। आप नशाबंदी करते क्यों नहीं? नशाबंद क्यों नहीं कर रहे? एक दिन आया था, उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा था कि अब गुटके उठके सब बंद हो जाएंगे। 2-1 दिन सबूका रहा वो, 2-3 दिन, उसके बाद में फिर वही चालू, सड़कों पे वही बिक रहे हैं सारे के सारे। बड़े गांधीवादी विचारधारा के, मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं, दारूबंद क्यों नहीं करते? जो बिहार जैसे स्टेट ने करती वो तो उससे भी गरीब है, क्यों नहीं कर रहे? तुरंत कर देना चाहिए था, कर नहीं रहे। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सब राजनीति करते हैं। आपने कहा इनका सहयोग करना चाहिए, कंधा लगाना, ये तो कंधा इसलिए लगा रहे हैं जल्दी जाए और पहले जब मरे तो ठीक रहे इनके राज में। ये वो अच्छा, वो कौन सा कंधा लगा रहे थे? वो भी यही कर रहे थे। तो आप मेरी बात को समझो, आप ये मतलब ये मदद कर रहे हैं कोई, ये क्यों मदद करेंगे? ये तो क्या जल्दी कर रहे, विदा हो, हम लेंगे, फिर वो अब की बार तेरी मेरी बारी, आजा। ये मिलावटखोरी का मामला तो इतना गंभीर है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर तो सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। अब देखो जहर बिक रहा है बाजार के अंदर, अब कहां करोगे? लोग मर रहे हैं, पैसे आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पैसे देके मौत खरीद रहे हैं। आज हॉस्पिटल भरे पड़े साहब, अस्पताल भरे पड़े, आप चले जाओ। अब देखो क्या स्थिति है, आम आदमी का स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। और ये दवाइयां जो आ रही है, मेरे को नहीं करना चाहिए चैनल के ऊपर, मैं आपको दावे से कहता हूं ये दवाइयां ठीक नहीं कर रही है, ये बीमार कर रही है, मार रही है लोगों को। या हॉस्पिटल मृत्यु की कगार पर ले जा रहे हैं लोगों को। मैं कह रहा हूं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इन सबको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, पैसे से मतलब है इनको, तो धन कमाने की एक स्कीम है और सरकारें और इसको प्रोत्साहन कर रही है। पैसे कैसे आए, धन कैसे आए? जी चलिए, समय कम है, पंकज जोशी जी और अजय जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, एक निरोगी राजस्थान को लेकर के जो मेरा सवाल अभी सुशील शर्मा साहब से था, मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले कहा कि हमारी इच्छा है कि मिलावटखोर जो लोग हैं उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना बड़ा जुर्म है ये, किसी के जीवन के साथ में खेलना, जिसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि सबको सहयोग लें, सबसे सहमति लें और इसके खिलाफ कोई सख्त कानून उठा सकें, क्योंकि अभी फाइन बहुत कम है, इस वजह से लोगों को परवाह नहीं है। इससे और कड़े कदम उठाने की, तो मुझे लगता है कि बजट सेशन में शायद सरकार इसके खिलाफ कोई कड़ा कानून लेकर के आ सकती है। इसको निरोगी राजस्थान से भी जोड़ रहे हैं वो। देखिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि बजट तक क्यों इंतजार इस चीज का, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जो है कि इन लोगों पे कड़ा कानून लेके आएंगे। मैं कह रहा हूं सरकार अपने अगेंस्ट कानून लाएगी क्या? आज मुझे बता दीजिए कि यदि सरकार ये कह दे कि हाँ डेयरी का जो दूध है जो सरकार सप्लाई करती है उसमें 1% पे मिलावट नहीं है, पूरा जो है शुद्ध है, मुझे बता दो एक बात। पानी बता दीजिए, चले आप ये कह दीजिए कि चलो पानी जो आ रहा है कि हम जो पानी दे रहे हैं उसमें आपको जो है जयपुर में जो है, मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं आप कह दीजिए ना, आरोप दिखता है। अशोक गहलोत जी के बाद हुआ क्या? पहले क्या किया? माननीय आपकी सरकार मैं तो घोषणा की बात कर रहा हूं।
सुशील जी, मैं तो घोषणा की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो घोषणा की बात कर रहा हूँ सर, ये घोषणा कर रहा है, मैं कह रहा हूँ घोषणा की बात करते हैं, उसकी जवाब आरोप लगा रहे हो ना, सर मैं तो आरोप नहीं लगा रहा, घोषणा का जवाब दे रहा हूँ सर, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 5 साल मैं जवाब दे रहा हूँ, 5 साल में इतना कुछ तो कर लेते हैं। सुशील जी मुझे 2 मिनट का जवाब दे लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि सरकार को, मैं कह रहा हूँ कि सर वो बाद में कर लीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार पहले सबसे पहले जो है अपनी एजेंसीज हैं उनके ऊपर इतना क्लियर कर दे कि हाँ इन एजेंसी से चीज गई हुई वो ये मानी जाएगी कि सरकार से चीज गई हुई है वो ठीक गई है। चाहे आप डेयरी के दूध की बात कर लीजिए, चाहे आप पानी की बात कर लीजिए, और यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि आप यदि एसएमएस में जो मिलने वाली दवाइयां हैं उसकी भी बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप टेलमिसार्टन जो है आप जो है 2 रुपए में दे रहे हैं 10 का पत्ता, और बाजार में जो है वही टेलमिसार्टन जो है 190 रुपए का 10 का पत्ता मिल रहा है। भाई ऐसा अंतर क्यों है जी? क्या कारण है इसका? ये बता दे रहे हैं एक बात। अब आपने एक पहले जो प्रश्न छूट गया था मैं उसका भी आपको जवाब दे दूं। जी चले, मेरा एक आखिरी सवाल है, समय कम है, मैं पंकज जी माफी चाहूंगा, पूरा जवाब नहीं ले पा रहा। मेरा एक आखिरी सवाल बहुत शॉर्ट में चाहूंगा अजय जी, ये परंपराएं जो चल पड़ी हैं कि 1 साल में अब सरकार को अपना प्रगति रिपोर्ट देना है, 100 दिन में भी देना है, एक परंपरा चल पड़ी है। चलिए बेशक अशोक गहलोत थोड़ा सादगी से मना रहे हैं, वसुंधरा जी का थोड़ा सा एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम होता था, प्रदेश स्तर सम्मेलन और ये सारी चीजें, लेकिन कुछ भी हो, क्या वास्तव में जनता पे नहीं छोड़ना चाहिए कि जनता तय करे कि हाँ क्या क्या है, या अवगत कराना जरूरी है कि वास्तव में हमने आपके लिए ये किया है? नहीं सर, मैं इस जगह ये मानूंगा कि अवगत कराना जरूरी है जी। और जैसा कि कुछ वक्ता कह रहे थे कि रोज का तो नहीं कह सकता, पर जैसे कॉर्पोरेट जगत में भी होता है ऐसे ही 100 दिन का आपने को देना चाहिए, 1 साल का देना चाहिए, और जनता के साथ में आकलन करके, आप जैसे चैनल के साथ में कहूंगा कि वो जनता के साथ में उनका आकलन करके, अगर इन्होंने ये रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में सत्यता है कि नहीं है, और जनता के साथ आकलन करे, जनता उस जगह उसको कितने मार्क्स देती है, ऐसी चीजों को लेकर सामने आना चाहिए, और हर सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए और जनता का उसका आकलन करना चाहिए, और आप जैसे चैनलों को ये बताना चाहिए कि इसमें कितनी सत्यता है जो इन्होंने रिपोर्ट कार्ड दी है या नहीं। और सरकारों को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि वास्तव में आपकी मॉनिटरिंग में कहां कमी रही है, कहां छूट रह गई है, ताकि जनता उसे अप्रिशिएट नहीं कर रही, उसे खारिज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है तो उसे आगे और कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, तो सरकार का 1 साल पूरा, उसको लेकर के सरकार के स्तर पे अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रतिपक्ष ने 1 दिन पहले उपवास रखा, और यानी कि जिस दिन सरकार का 1 साल हो रहा है उस दिन एक चार्जशीट पेश की है जनता के सामने, मीडिया के सामने। तो ये एक परंपरा बन पड़ी है, लेकिन ये तय जनता को करना है कि वास्तव में हमारे लिए कौन सी योजना ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा अशोक गहलोत साहब को भी एक सुझाव दूंगा, एक इस तरह का पोर्टल भी तैयार करना चाहिए कि साल भर का जो कामकाज है उसको जनता कैसे देखती है, सीधा उन तक मैसेज जा सके, क्योंकि वे खुद भी कहते हैं कि जनता से जुड़ा हुआ हूं मैं, जनता की प्रति मेरी जवाबदेही है। और अभी कह रहे थे कि हम एक जवाबदेही कानून लेकर के आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि उसमें इस तरह की कुछ चीजें शामिल की जा सके। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।